हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एडुटेनमेंट एंड मैं हूं स्मिता सिंह, आपकी एडुकेटर फॉर कोड 55 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड लेबर वेलफेयर एंड वी आर प्रिपेयरिंग फॉर एनटीयूजीसी नेट जेआरएफ 2022 एंड वी आर गोइंग टू स्टडी यूनिट 5 इंडस्ट्रियल रिलेशंस। सो इंडस्ट्रियल रिलेशंस में हमने ढेर सारे टॉपिक्स कर लिए हैं। हमने काफ़ी सारे सेशन मैंने लिया है जिनमें मैंने वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कराए हैं जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है, नहीं वॉच किया है, तो प्लीज़ गो थ्रू द चैनल स्मिता सिंह एडुटेनमेंट। डालेंगे आप यूट्यूब पर तो आपको इजीली मेरे सारे वीडियोस दिख जाएंगे। आप एक बार सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकॉन पे प्रेस कर देंगे तो आप जो भी मैं सेशंस लेती हूँ, अपलोड करती हूँ यूट्यूब पे, आपको वो सारे सेशंस के बिना किसी परेशानी और बिना मेहनत के आपको उनके नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे और मेरी क्लासेस को आप अवेल करते रहेंगे। एंड ऑल्सो प्लीज स्प्रेड माई वीडियोज। मेरा मेरा चैनल आप लोगों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए ताकि मैं और अच्छा करने की कोशिश करूँ, क्योंकि अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरे वीडियोस पहुंचेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। कहीं ना कहीं मुझे लगेगा कि मेरी मेहनत सफल हो रही है, क्योंकि मैं जो भी कंटेंट्स आपके सामने लेकर के आती हूँ उसके पीछे बहुत मेहनत होती है। तो कहीं ना कहीं अगर वो मेरी मेहनत सफल होती है और मुझे लगेगा कि लोग मतलब व्यूवर्स बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मेरी मेहनत रंग ला रही है, या फिर मेरे मेहनत जो मैंने एफर्ट लगाया है उसको लोग समझ रहे हैं, उससे लोगों का बेनिफिट मिल रहा है, लोगों को दे आर गेट बेनिफिटेड। सो अगर ये सब चीज़ें कंटिन्यूअसली कहते हैं कि लगातार चलती हैं, तो क्या होता है कि मोटिवेशन लेवल भी बढ़ता रहता है और हम और बेटर करने की कोशिश करते हैं और बेहतर चीज़ें कर पाते हैं। तो बेहतर बनाने के लिए, बेहतरीन बनाने के लिए आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, वीडियोस को शेयर करिए अपने फ्रेंड सर्कल में जो कि कोड 55 के लिए, एचआरएम एंड लेबर वेलफेयर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ताकि उन तक भी मेरे वीडियोस पहुंच पाए जो बच्चे नीडी हैं। वो बच्चे स्पेशली देख पाए जो बच्चे गांव में, दूर दराज इलाकों में, रिमोट एरियाज में रहते हैं, जिनके पास कोई सोर्स नहीं होता है कि वो फी पे कर पाए, इवन फीस दे पाए ऐसी क्लासेस के लिए। या फिर क्योंकि पहले क्या हुआ करता था, अभी लॉकडाउन से पहले, क्योंकि लॉकडाउन के बाद ये डिजिटलाइजेशन आ गया, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का ये ज़्यादा बूम पे आ गया कि लोग समझने लगे कि वर्चुअल चीज़ें भी हो सकती हैं, किस तरह से हम पढ़ाई में वर्चुअली कर सकते हैं। बहुत सी चीज़ें हो गई हैं, आप देख रहे होंगे अपने लाइफ में कि डे टू डे लाइफ में क्या क्या चीज़ें चेंज हो चुकी हैं, कितना डिजिटलाइजेशन हो चुका है। तो पहले क्या हुआ करता था, जब मैं अपनी टाइम की बात कर रही हूँ, जब मैंने स्टार्ट किया था एनटीए यूजीसी नेट के लिए प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया था, तो उस टाइम मैं नोएडा में रहती हूँ, पहले रहती थी, अभी मैं गाजियाबाद में रहती हूँ। तो मैं अपनी कहानी थोड़ा सा बता देती हूँ ताकि आपके लिए कुछ में भी हेल्प करे आपके लिए। तो क्या हुआ कि मुझे अच्छा इंस्टीट्यूट चाहिए था उस टाइम, कि कोई अच्छा इंस्टीट्यूट मिले जाके जहाँ से कि मैं प्रिपेयर करूँ और एग्ज़ाम क्लियर कर पाऊँ। क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं मैंने डिसाइड किया कि मैं पीएचडी करूँगी, और पीएचडी करने के लिए फिर मुझे यू नो रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी। और रिसोर्सेज के लिए का मतलब कि आप अगर पीएचडी करना चाहते हैं तो आपको पहले नेट क्लियर करना पड़ेगा। तो नेट क्लियर करने के लिए आपको एक अच्छा इंस्टीट्यूशन चाहिए जहाँ पे आप जा कर के पढ़ाई करें, और अच्छे से एक वे में आपको एक गाइडेंस मिले कि किस तरह से पढ़ाई की जानी चाहिए, क्या रिसोर्सेज होनी चाहिए, क्या अच्छी बुक्स, इस सारी चीज़ों की मुझे बिल्कुल नॉलेज थी। गूगल पे मैंने जितना भी सर्च किया, जो मुझे मिला उससे मैंने तैयारी स्टार्ट कर दी। तो क्या हुआ कि जब आपको कोई गाइड करने वाला नहीं होता है, गाइडेंस नहीं मिलता है, आप ऑनलाइन चीज़ें सर्च करते हैं, उस पर भी आपको कुछ ऐसा रिस्पॉन्स नहीं मिल पाता जहाँ से कि आपको लगता है कि आप कंटेंट नहीं फील करते, आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ठीक है, कहीं ना कहीं लैक है, वो जो मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। तो क्या हुआ कि मैंने ऑनलाइन ही ऐसे कुछ चैनल को सब्सक्राइब कर लिया और किया। लेकिन क्या हुआ कि जब मैंने एग्जाम दिया तो मुझे लगा कि नहीं, वो जो लेवल पढ़ा रहे हैं ना, जिस लेवल पे, वो नहीं करा पा रहे हैं ये ऑनलाइन। तो मैंने सोचा कि अब क्या करूं, कैसे करूं, क्योंकि मैं जॉब करती हूँ, जॉब के साथ साथ मैं कहीं दूर नहीं जा सकती। फिर किसी ने मुझे बताया कि मुखर्जी नगर इसका एक अच्छा इंस्टीट्यूट है जहाँ पे ऑफलाइन क्लासेस होती हैं। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, उतनी दूर 2 घंटे लगा करके मुझे जाना पड़ेगा, मेट्रो से फिर आना पड़ेगा। जॉब भी करती हूँ, जॉब करना मेरे लिए ज़रूरी है, क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंसी भी ज़रूरी है, इंडिपेंडेंट रहना। और क्योंकि काफ़ी टाइम से जॉब कर रही हूँ, तो एक खुद से जॉब करना, खुद अर्निंग करना, खुद अपने एक्सपेंसेस को बियर करना वाला कॉन्फिडेंस भी है अंदर। तो वो सब सारी चीज़ें थी साथ में। तो क्या हुआ कि बाद में मैं डिसअपॉइंट हो गई, मुझे लगा कि मुझे छोड़ देना चाहिए, मुझे नहीं करना चाहिए। लेकिन बाद में जब मैंने ऑनलाइन सर्च करना स्टार्ट किया और ये लॉकडाउन वाला पीरियड जब चला, तब देखा कि अच्छे अच्छे एजुकेटर मुझे देखने को मिले।
अच्छे अच्छे एजुकेटर मुझे ऑनलाइन मिले, यूट्यूब पर मिले, और मुझे लगा कि ठीक है, मैं पहले कहाँ थी, मैं पहले क्यों नहीं सर्च कर पा रही थी इन चीज़ों को। तो होता है कभी कभी कि आप चीज़ें करते तो हैं, लेकिन आपको शायद वो सही चीज़ आपके हाथ नहीं लगती है। और जब हाथ लगती है तो आपको पता चलता है कि नहीं, इस दुनिया में अगर होप है ना तो सब कुछ हो सकता है। तो उस होप ही शायद थी, मैंने होप को जाने नहीं दिया, और मुझे अच्छा एजुकेटर मिला, और मैंने अच्छे से पढ़ाई स्टार्ट करना स्टार्ट कर दिया। तब मुझे लगा कि जो बच्चे किसी भी रीज़न से ऑफलाइन क्लासेस नहीं ले पा रहे हैं, या फिर ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले पा रहे हैं, फ़ी पे नहीं कर पा रहे हैं, उन बच्चों के लिए मेरे वीडियोस हेल्पफुल रहे हैं। और उनके लिए, क्योंकि अगर वो मेरे क्लासेस को देखते हो, मैंने इसीलिए डिसाइड किया कि मैं यूनिट 1 टू जो 10 है, क्योंकि टोटल 10 यूनिट है सिलेबस की। अगर आपने वो सिलेबस वाला सेशन नहीं देखा होगा तो आप देख सकते हैं जाकर के यूट्यूब पर, मेरे चैनल पर मैंने बनाया है कि यूजीसी नेट का एचआरएम के लिए, कोड 55 के लिए क्या सिलेबस है, कितने यूनिट्स हैं, क्या क्या पढ़ना है आपको, इन सारी चीज़ों पे मैंने डिस्कशन किया हुआ है। तो आप जाकर के देख सकते हैं अगर आप फर्स्ट टाइम प्रिपेयर करने जा रहे हैं कोड 55 के लिए। तो राइट, सो मैंने डिसाइड किया कि मैं यूनिट 1 टू 10 कंप्लीट कराऊंगी आपको यूट्यूब पर, फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड अलॉन्ग विद द थ्योरी पार्ट आई विल कंप्लीट, आई डू, you can say, I'll take MCQs and PYQ session as well. So अभी मैंने टोटल 4 यूनिट्स कंप्लीट कर दिया है। आप सेशन को अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं। उसके साथ साथ मैंने बीच बीच में MCQs भी कराया है, आपको PYQs भी सॉल्व करवाए हैं, और मैंने रिसेंटली अभी यूनिट 5 स्टार्ट होने से पहले 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs एंड PYQs है, जो कि कॉम्बिनेशन है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनको भी मैंने कराया है एक सीरीज में। आप उन सेशंस को भी देख सकते हैं। तो मेरा मोटो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक ये वीडियो जाए, ताकि वो इसका बेनिफिट ले पाएँ, स्पेशली वो रिमोट एरियाज़ में रहने वाले स्टूडेंट्स। अगर ये वीडियोज़ मेरा जो चैनल है, अगर वो स्प्रेड नहीं होगा तो लोग उसको जान नहीं पाएँगे, और मैं चाहती हूँ कि लोग जानें इस चैनल को, ताकि उसका उनको इसका बेनिफिट मिल पाए। उन बच्चों के लिए स्पेशली जो कि बिल्कुल हेल्पलेस फील करते हैं, उनको कहीं न कहीं वो अपने आप को दबाते हैं, या फिर अपनी इच्छा को मारते हैं कि नहीं, मैं अब नहीं पढ़ सकती या नहीं पढ़ सकता, मेरे पास कोई रिसोर्सेज़ नहीं है। कोई भी बच्चा ये फील ना करे कि मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, क्योंकि आज डिजिटलाइजेशन हो गया है, ऑनलाइन का ज़माना है। तो आप बिल्कुल मत सोचिए कि आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, आपके पास बिल्कुल रिसोर्सेज हैं, आपके पास इंटरनेट है, आपके पास मोबाइल है, तो आपके पास सब कुछ है। राइट। सो हमने काफ़ी सारी बातें कर ली, सो लेट्स मूव टू द टॉपिक। राइट, ये सारे स्क्रीन पर जो भी, जस्ट सेकेंड, बैटरी लो हो गई है, प्लीज़ वेट फॉर अ मिनट, प्लीज़ वेट फॉर अ मिनट, जस्ट a सेकेंड। मुझे उठना पड़ेगा, सो प्लीज़ वेट फॉर अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। ये सारे जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, सारे टॉपिक्स मैंने कराया हुआ है। आप इन सेशंस को देख सकते हैं यूट्यूब पे जाके। लास्ट सेशन में हमारा लास्ट जो टॉपिक था वो था कंटेंट्स ऑफ कंटेंट्स ऑफ द कोड। क्या कंटेंट्स है कोड के, कोड ऑफ डिसिप्लिन के स्पेशली आपको देखने को मिलेगा। इसके अंदर आपको एक समझ मिलेगी क्या एग्जैक्टली कहना चाहता है गवर्नमेंट, या फिर क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए, क्या प्रिंसिपल्स हैं, किस तरह से ऑबे करना चाहिए, क्या ऑब्लिगेशंस हैं मैनेजमेंट एंड यूनियंस के, उनके दायरे में रह करके क्या उनको करना है, किस तरह से डिस्प्यूट्स को सॉल्व करना है, किस किस तरीके से डिस्प्यूट आ सकते हैं आपके सामने एज एन ऑर्गेनाइजेशन, आप क्या क्या फेस कर सकते हैं, या फिर एज अ वर्कर आपको क्या फेस करने को मिल सकता है। तो ये सारी चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग आपको ये चैप्टर या फिर ये सेशंस, अगर जो भी सेशन मैंने लास्ट सेशन में लिया था, वो अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब इस सेशन में हम बात करेंगे कलेक्टिव बार्गेनिंग की। कलेक्टिव बार्गेनिंग से भी बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत टाइप के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं
यूनिट 5 पूरा का पूरा यूनिट 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, जैसा कि मैं हमेशा हर सेशन में बोलती हूँ, क्योंकि सच में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप PYQs एंड MCQ सॉल्व करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि किस तरह से ये कितना इंपॉर्टेंट है, और किस तरह से क्वेश्चन घुमा के पूछे जाते हैं, और किस तरह से सेम क्वेश्चन को नए तरीके से पूछा जाता है, या फिर नए नए तरीके के क्वेश्चन की फॉर्मेशन होते रहते हैं। सो अब स्टार्ट करेंगे। पहले हम थ्योरी पार्ट को समझेंगे क्या है कलेक्टिव बार्गेनिंग। सो आई होप आपको टॉपिक से ही समझ में आ गया होगा कि कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या है। तो थोड़े बहुत तो आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन हम अच्छे से समझेंगे क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है और बेस को समझना है हमें, राइट। सो कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या है। कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन कलेक्टिव बार्गेनिंग के, सिडनी एंड बेट्रिस वेब वर द फर्स्ट टू यूज द टर्म कलेक्टिव बार्गेनिंग। जो ऑथर्स हैं सिडनी एंड बेट्रिस वेब, इन दो ऑथर्स ने सबसे पहले कलेक्टिव बार्गेनिंग टर्म का यूज किया था इंडस्ट्री के अंदर इन 1891 1891 में। 1891 में उन्होंने फर्स्ट टाइम कलेक्टिव बार्गेनिंग शब्द का यूज किया। हु, सिडनी एंड बेट्रिस वेब, ये आपको ये याद रखना है, राइट। कलेक्टिव बार्गेनिंग इज गिवन बाय हु, तो आपको पता होना चाहिए। सब्सिक्वेंटली सैमुअल गॉम्पर्स, द प्रेसिडेंट ऑफ द अमेरिकन फेडरेशन ऑफ लेबर, कंसिडर्ड collective bargaining as the most important for determining the terms and conditions of the employment. So उनके अकॉर्डिंग, जो सैमुअल गॉम्पर्स थे, सैमुअल गॉम्पर्स के अकॉर्डिंग, who was the president of the American Federation of Labor considered, उन्होंने क्या कंसीडर किया, उनके द्वारा क्या बोला गया, उन्होंने क्या उस चीज को ऑब्जर्व, किस तरह से उनका क्या उनका ऑब्जर्वेशन था टुवर्ड दी कलेक्टिव बार्गेनिंग। कलेक्टिव बार्गेनिंग को लेकर के उन्होंने ये बोला कि जो कलेक्टिव बार्गेनिंग है इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर डिटरमाइनिंग द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। जो एम्प्लॉयमेंट है उसके टर्म्स एंड कंडीशन को डिटरमाइन करने के लिए कलेक्टिव बार्गेनिंग शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एज पर हु, एज पर दी सैमुअल गॉम्पर्स। सैमुअल गॉम्पर्स कौन थे? दैट पर्सन वाज प्रेसिडेंट ऑफ द अमेरिकन फेडरेशन ऑफ लेबर, राइट। एंड ये टर्म कलेक्टिव बार्गेनिंग सबसे पहले यूज किसने किया था? दैट वाज यूज्ड बाय सिडनी एंड बेट्रिस वेब इन 1891। सो ये दो तीन क्वेश्चन इस टॉपिक से बन सकते हैं, राइट। यही चीजें आपको पकड़नी होती है, राइट। और आगे देखेंगे डनलप्स ओपिनियन अबाउट कलेक्टिव बार्गेनिंग। जॉन डनलप का ओपिनियन क्या था अबाउट द कलेक्टिव बार्गेनिंग? विल सी हियर, a system which establishes, revise and administers many of the rules which govern the worker's place of work, a procedure which determines the quantum of compensation which employees should receive and which influences the distribution of economic ills, and a method of settling disputes during the pendency of an agreement and of determining after its expiry whether a dispute should be reopened and whether a strike or a lockout should be resorted to or not. सो जॉन डनलप के अकॉर्डिंग कलेक्टिव बार्गेनिंग टर्म क्या है? उन्होंने क्या कहा? ए सिस्टम विच एस्टैब्लिशेस, रिवाइजेस एंड एडमिनिस्टर्स मेनी ऑफ द रूल्स। एक सिस्टम, सिस्टम मतलब मैनेजमेंट, वो है जो कि स्टैब्लिश करता है, रिवाइज करता है एंड एडमिनिस्टर करता है मेनी ऑफ द रूल्स, जो ढेर सारे रूल्स को एडमिनिस्टर करता है, स्टैब्लिश करता है, रिवाइज करता है। विच गवर्न द वर्कर्स, जो कि वर्कर्स गवर्न करते हैं, प्लेस ऑफ वर्क, यू नो, विच गवर्न द वर्कर्स प्लेस ऑफ वर्क, जो जो काम करते हैं वर्कर्स, उनके प्लेस ऑफ वर्क, मतलब उनका जो काम है, प्लेस ऑफ वर्क का मतलब कि जो उनका काम है, काम का जो स्थान है, एक तरह से जो काम का स्थान का मतलब, प्लेस ऑफ वर्क का मतलब कि जो उनके काम का स्थान है, मतलब कि जो उनको एक रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, जो उनको वैल्यू मिलनी चाहिए, उसको उसको इस्टेब्लिश करने के लिए यू कैन से क्या, सिस्टम विच इस्टेब्लिशेस, रिवाइज एंड एडमिनिस्टर मेनी ऑफ द रूल्स विच गवर्न द वर्कर्स प्लेस ऑफ वर्क। वर्कर्स के काम को समझने का, उनको वैल्यू करने का, उनको डिटरमाइन करने का अच्छा काम करता है क्या? अ सिस्टम विच इस्टेब्लिशेस। कलेक्टिव बार्गेनिंग के थ्रू क्या होता है कि जो कलेक्टिव बार्गेनिंग एक तरह से एक सिस्टम है जो कि एक एम्प्लॉई के काम को बताता है कि वो कितना इंपॉर्टेंट है अपने काम को लेकर के। अगर कोई एम्प्लॉई आपका काम कर रहा है, कोई भी वर्कर आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, तो वो वर्कर और उस वर्कर का काम कितना इंपॉर्टेंट है आपको किसके कैसे पता चलेगा? दैट विल बी दैट वो पता किस चलेगा? वो पता चलेगा
कलेक्टिव बार्गेनिंग के थ्रू। और वो किस तरह से किस फॉर्म में डिसाइड किया जाएगा? अ सिस्टम विच एस्टैब्लिशेस रिवाइज एंड एडमिनिस्टर मेनी ऑफ द रूल्स, राइट। ये एक सिस्टम है जो कि डिटरमाइन करता है बहुत सारे रूल्स को, राइट, जो कि गवर्न करता है। और किस वो क्या करता है, वो गवर्न क्या करता है, गवर्न करता है प्लेस ऑफ वर्कर्स, प्लेस ऑफ वर्क का, एम्प्लॉय के मतलब वर्कर्स के काम को समझता है, उनको वैल्यू देता है इन शॉर्ट वे। A procedure which determines the quantum of compensation which employees should receive and which influence the distribution of economic ills। क्या कह रहे हैं? A procedure which determines the quantum of compensation which employees should receive and which influence the distribution of economic ills। क्या कह रहे हैं कि ये कलेक्टिव बार्गेनिंग के थ्रू आपको क्या देखने को मिलेगा कि एक ये प्रोसीजर है जो कि डिटरमाइन करता है, निर्धारित करता है द क्वांटम ऑफ कॉम्पेंसेशन, कि कितना कॉम्पेंसेशन दिया जाना चाहिए पर्टिकुलर किसी इम्प्लॉय को, किसी वर्कर को जो काम करता है, उस काम के प्रति उस पर्सन ने जितना काम किया है उस काम को के लिए कितना वैल्यू उसको देनी चाहिए, कितना अमाउंट देना चाहिए, कितना कॉम्पेंसेट करना चाहिए उस एम्प्लॉय को, उस वर्कर को। ये एक प्रोसीजर है उसको डिटरमाइन करने का। कलेक्टिव बार्गेनिंग एक प्रोसीजर है जो कि डिटरमाइन करता है वर्कर्स के काम को, उनको मेजर करता है कि उसको कितना उनको इकोनॉमिकली कितना वो इन्फ्लुएंस करता है, कितना वो प्रभावित करता है, एक वर्कर को कितना कॉम्पेंसेशन देना चाहिए, राइट। एंड अ मेथड ऑफ सेटिंग डिस्प्यूट्स ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ एन एग्रीमेंट एंड द डिटरमाइनिंग after its expiry whether a dispute should be reopened and whether a strike or a lockout should be resorted or नॉट। सो कलेक्टिव बार्गेनिंग में क्या होता है कि जब आपने देखा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी भी तरह की प्रॉब्लम अराइज होती है, कोई भी डिस्प्यूट होता है, कोई ग्रीवियांस होती है, कोई शिकायत निकल के आती है, कोई डिस्प्यूट होता है, तो उसमें क्या होता है कलेक्टिव बार्गेनिंग के थ्रू आप उस चीज को सॉल्व कर पाते हैं। क्योंकि कलेक्टिव बार्गेनिंग का मतलब कि आप मिल करके बात कर रहे हैं, किसी भी सिचुएशन को डील कर रहे हैं आप कैसे, कलेक्टिव बार्गेनिंग के थ्रू। मतलब आप एकजुट हो रहे हैं, दोनों पार्टीज के बीच में अगर कोई दिक्कत है एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयर के बीच में, तो वहां पे कलेक्टिवली मिलते हैं, बातचीत करते हैं और उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालते हैं, राइट। तो दिस इज हाउ कलेक्टिव बार्गेनिंग वर्क्स। अकॉर्डिंग टू डेल यॉर्डर के अकॉर्डिंग देखेंगे उन्होंने क्या बोला। उनके अकॉर्डिंग व्हाट इज द कलेक्टिव बार्गेनिंग, व्हाट इज द कलेक्टिव बार्गेनिंग अकॉर्डिंग टू डेल यॉर्डर। उनके अकॉर्डिंग क्या है, डेल यॉर्डर के अकॉर्डिंग कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या है हम देखेंगे। इज द टर्म कलेक्टिव बार्गेनिंग इज द टर्म यूज टू डिस्क्राइब अ सिचुएशन इन विच the essential conditions of employment are determined by a bargaining process undertaken by representatives of a group of workers on the one hand and of the one or more employers on the other hand। तो क्या कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू डेल ऑर्डर जो कलेक्टिव बार्गेनिंग है, इसमें क्या होता है कि दोनों पार्टीज एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयर की दोनों की साइड से एक इक्वल मेंबर के पीपल होने चाहिए, ताकि कोई भी डिस्प्यूट अराइज हुआ है तो दोनों साइड से इक्वल नंबर ऑफ पीपल होने चाहिए, और जो कि उस प्रॉपर मुद्दे पे बात कर सके, उनका सोल्यूशन निकाल सके, राइट। कि क्या प्रॉब्लम हुई है, क्यों हुई है, इसका क्या सोल्यूशन होना चाहिए, बेस्ट वे क्या है, ताकि दोनों दोनों पार्टीज एमिकेबली उसको माने और उसको एग्री करें, उस पर रिलाय करें। सो डेली ऑर्डर के अकॉर्डिंग क्या है कि दोनों ही पार्टीज को डिटरमाइन करना पड़ेगा कि प्रॉब्लम क्या है और प्रॉब्लम को सॉल्यूशन कैसे निकालना है। और उसमें क्या होगा, इंप्लॉइज और एम्प्लॉयर दोनों ही ग्रुप के रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए, राइट। In the words of Filippo, collective bargaining is a process in which the representative of a labor organization and the representative of the business organization meet and attempt to negotiate a contract or agreement which specifies the nature of employee employer union relationship। so Filippo क्या कहते हैं, according to Filippo वो क्या कहते हैं कि कलेक्टिव बार्गेनिंग एक प्रोसेस है जिसमें दोनों पार्टीज के एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयर दोनों पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव इकट्ठा होते हैं और वो क्या करते हैं, वो एक निगोशिएशन अटेम्प्ट करते हैं, वो निगोशिएशन करते हैं पर्टिकुलर जिस प्रॉब्लम को लेकर के वो इकट्ठा हुए हैं, जो कलेक्ट हुए हैं वहां पर वो उन मुद्दे पर बातचीत करते हैं और निगोशिएट करते हैं कि क्या बेस्ट दोनों के इम्प्लॉय और कोई भी डिसीजन निकल के आएगा, कोई भी एग्रीमेंट आएगा जिसपे आप एग्री कर रहे हैं, तो इसका क्या मतलब, अगर डिस्प्यूट है तो कहीं ना कहीं दोनों पार्टीज उस बात पे
एग्री नहीं कर रही थी, लॉजर हेड था, डिसएग्रीमेंट था, बट अगर वो कलेक्टिवली मिल करके बातचीत कर करके कोई सॉल्यूशन निकाल रहे हैं तो इसका मतलब कि दोनों का ही अब बेनिफिट होगा उसमें, कहीं ना कहीं या तो आप दोनों ही खुश होकर के किसी एग्रीमेंट पर ओके हुए और फिर आप बोले कि ठीक है अब हम इस पर्टिकुलर चीज पे अब चलेंगे, ना आपकी ना मेरी, बीच का रास्ता निकालते हैं और इसी पे चलते हैं। तो कहीं ना कहीं दोनों पार्टीज को थोड़ा थोड़ा तो कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर को। ऐसा नहीं कि अगर दोनों पार्टी एमिकेबली अगर एग्री हो रही है किसी बात पर तो या तो वो एम्प्लॉय के फेवर में है या फिर एम्प्लॉयर के फेवर में, या फिर एम्प्लॉय जो कह रहे थे उनकी बात मानी जाएगी या फिर जो एम्प्लॉयर कह रहे थे उनकी। तो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयज मतलब वर्कर्स एंड ऑर्गेनाइजेशन मतलब मैनेजमेंट, दोनों के ही जो वो पर्टिकुलर इशू पे जब बात करते हैं तो एक बीच का रास्ता निकलता है जिसपे वो एमिकेबली एग्री करते हैं और एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन के साथ उस चीज को आगे लेकर के जाते हैं, डिटरमाइन करते हैं कि ठीक है अब इसी चीज पे हम चलेंगे, यही आपको ये करना, हमें ये करना है और हम इस चीज को आगे बढ़ाएंगे। डिस्प्यूट को एक साइड में कर दीजिए, कहीं ना कहीं हम दोनों को ही कुछ ना कुछ तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, राइट, क्योंकि दोनों तरफ से विन विन सिचुएशन नहीं हो सकती, अगर एक का विन होगा तो दूसरे का लॉस होगा। तो ये भी एक तरह से अच्छा डील नहीं है या फिर अच्छा एग्रीमेंट नहीं है। अच्छा डील या अच्छा एग्रीमेंट करने के लिए दोनों का फायदा होना चाहिए, दोनों के लिए विन विन सिचुएशन होनी चाहिए। तो क्या कह रहे हैं फिलिपो की एक जो कलेक्टिव बार्गेनिंग है वो एक प्रोसेस है which the representative in which the representatives of the labor organization and representative of the बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, लेबर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब कि वर्कर्स और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि मैनेजमेंट, दोनों ही पार्टी से रिप्रेजेंटेटिव आते हैं एंड दे अटेम्प्ट टू नेगोशिएट अ कॉन्ट्रैक्ट और अग्रीमेंट which specifies the nature of employee employer union relationship. दिस इज हाउ कलेक्टिव बार्गेनिंग, यूल अंडरस्टैंड द व्हाट इज द कलेक्टिव बार्गेनिंग। इसको और अच्छे से पढ़ेंगे, फीचर्स ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग के अंदर देखेंगे इसके फीचर्स क्या हैं, क्या विशेषताएं हैं, वो अगले सेशन में हम बात करेंगे, इस पर डिस्कशन करेंगे। आई होप जितना मैंने समझाया आपको समझ में आया होगा, आपको कलेक्टिव बार्गेनिंग टर्म समझ में आया होगा, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, इसकी डेफिनेशन समझ में आई होगी। अगर आपको कहीं पे भी लगता है कि कुछ लैग रह गया या फिर एक्सप्लेनेशन में कोई कमी रह गई तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, आई विल वर्क ऑन दैट। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू वेरी मच।